हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स सॉल्यूशन सीरीज के एक और वीडियो में। और हमारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस के 25 सवालों को जिन्हें पूछा गया था 23 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में। इससे पहले के जितने भी शिफ्ट्स, लगभग 23-24 शिफ्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं। ना सिर्फ उन 23-24 शिफ्ट्स के अंदर पूछे गए सवाल, उन सवालों से संबंधित एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लोगों के साथ साझा करी गई है। तो उन वीडियोस को भी आप लोग दे सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उन वीडियोस को भी आप कवर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करके इस पर आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत सारा कंटेंट है। जीके जीएस के 13 से 14,000 क्वेश्चंस के क्विज के फॉर्मेट में क्वेश्चंस का कलेक्शन, इंग्लिश के क्वेश्चंस का कलेक्शन, ये एक बार देख लीजिएगा। ये सारी चीजें, इस पर मैं ज्यादा गौर नहीं करूंगा यहाँ पर। पहला सवाल इस शिफ्ट का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या पूछ रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्यक कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है? आप लोगों ने एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में इस प्रकार के सवालों को आता हुआ देखा होगा कि वो आप लोगों से किसी भी इंडियन क्लासिकल डांस से संबंधित पर्सनालिटीज के नाम दे देते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक कंटेंट वीडियो भी तैयार करी हुई है जो कि आपको इसी यूट्यूब पर मिलेगी, जिसमें ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और उनके संबंधित इंडियन क्लासिकल डांस आपको दिए गए हैं। तो यहां पर जो नाम आपको दिया है डांस का, वो क्या दिया है? कुचिपुड़ी। और यहां पर एक ऑप्शन में आपको दी गई थी वेम्पाटी चिन्या सत्तम, जो कि इस आपके डांस से संबंधित है। अब आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछोगे कि सर जी लगे हाथों कुचिपुड़ी के बारे में हमें बता दीजिएगा। तो ये ओरिजिनेटेड है भाई आंध्र प्रदेश से। और हमारे इंडियन क्लासिकल डांस के जो टोटल 8 मेजर फॉर्म्स हैं, उसमें से ये है एक आपका कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक गांव है कुचिपुड़ी नाम से, उससे ये नाम आपका लिया गया है। ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ और भी जो इंडियन क्लासिकल डांस होते हैं उनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि हम भरतनाट्यम की बात करते हैं, ये भी एक मेजर इंडियन क्लासिकल डांस है जिसका ओरिजिनेशन कहाँ से है भाई? तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है। ऐसे ही आपको एक और डांस फॉर्म देखने के लिए मिलेगा जिसे हम उड़ीसी कहते हैं। और ये आपका कौन से राज्य से आ जाएगा? इसके नाम में लिखा हुआ है, ये उड़ीसा राज्य से आपका संबंधित है। ऐसे ही आपका मणिपुरी है, ये आपका मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्य से आपका एसोसिएटेड है। तो ऐसी चीजें पे देखो आप लोगों से पूछी जाती है। बाकी आगे कोई भी डांस फॉर्म आएगा तो वहां पर चर्चा करेंगे। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि भारत में ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? तो सभी लोग एक ही स्वर में जोर से आवाज लगाएंगे कि सर जी पहला जीता था हमने 1983 में। किसकी कप्तानी में? कपिल देव की कप्तानी में। और फिर दूसरा वाला आपको पता है, सबसे रीसेंट जो था वो 2011 में किसकी कप्तानी में? एमएस धोनी की कप्तानी में जीता गया। ये 2 वर्ल्ड कप आईसीसी के अभी तक हमने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जीते हैं। तो याद रखेंगे इसको। इंपॉर्टेंट इवेंट आईसीसी से संबंधित ही आप में से कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें पूछ लेते हैं, उसको लेकर हमें याद रखना है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। आजीविकास, आप लोगों को मैंने हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कोर्स में एक्सप्लेन किया था इनके बारे में। तो इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 2 कथन दिए गए हैं, ये पूछ रहे हैं कि इन ऊपर दिए गए दोनों में से कौन कौन से करेक्ट है। पहला, मकली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। तो देखो, जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म का डिस्कशन करते हैं ना हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर, तो वैसे ही आपके इस आजीविका सेक्ट का भी जिक्र होता है। तो इसके एक प्रोमिनेंट टीचर हुआ करते थे जिनका नाम था मखाली गोसाला। तो ये वाला जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है भाई, ये है आपका करेक्ट। एक और सवाल आप लोगों को पूछा जाता है जो कि इन्होंने आप लोगों को सेकंड स्टेटमेंट में दिया है कि ये जो आजीविका संप्रदाय के लोग हुआ करते थे, क्या वो फैटलिज्म यानी कि भाग्यवाद में विश्वास करते थे? तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। इनका ये मानना हुआ करता था कि जो चीज भाग्य में लिखी हुई है वही होगा, उसको आप टाल नहीं सकते। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। तो इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन था ये वाला आपका संप्रदाय मॉडर्न एम्पायर के समय में। तो बोथ ए एंड बी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें आपका करेक्ट रहता। चलिए आगे बढ़ेंगे।
प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक पदार्थ की एक विशेष अपवर्तन अनुपात होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर, इनको लेकर मैंने आप लोगों को फिजिक्स में एक लॉ पढ़ाया था। उस लॉ का नाम याद है आपको? स्नेल्स लॉ। अगर किसी को नहीं याद है कृपया करके इसको याद रखिएगा। ये जो भाई साहब हैं इनका नाम है विलिब्रोड सैनलिस। तो ये एक डच एस्ट्रोनॉमर और गणितज्ञ रूप में इनको जाना गया है, जिनके द्वारा इस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रतिपादित किया गया, जिसको हम स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ना ये आजकल आपके फिजिक्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट लॉ को जिस भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया उसकी डेट वगैरह भी पूछ लेते हैं। तो ये 1611 के अंदर, 1600 मेरे ख्याल से 21 के अंदर इस आपके लॉ को इन्होंने दिया था। याद रखिएगा, ऑप्टिक्स जो प्रकाशिकी वाला चैप्टर होता है उसके फील्ड में ये बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल आपका एक नियम होता है। याद रखेंगे इसको। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे 2022 में भारत सरकार का सीईए यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया था? यार ये जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रिलेटेड सवाल होते हैं उससे बनने वाला सवाल है। तो ये 2022 की अपॉइंटमेंट उन्होंने 2024 के आपके सीजीएल के पेपर के अंदर पूछी थी। तो इसमें वी ए नागेश्वरन को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारतीय सरकार का नियुक्त करा गया था। तो ऐसी बातें आप लोगों से पूछ ली जाती रहती हैं, तो कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अगर आप लोग सुने तो आप याद रखिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये बताइए कि कौन से मंत्रालय के अंदर पोजीशन होती है? तो सभी लोग एक ही आवाज में बोलेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये पोजीशन होती है भारतीय सरकार के अंदर। तो ये जो एडवाइजर होते हैं ना, कोई भी इकोनॉमिक इश्यू है भारतीय सरकार को, उसको लेकर अपनी इंपॉर्टेंट एडवाइस ये देते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि जो सरकार होती है वो अपनी पॉलिसी वगैरह को बनाने में यूज करती है। तो ये आपको वेंकट रमणन अनंथा नागेश्वरन को याद रखना था। तो अपॉइंटमेंट वगैरह करंट अफेयर के जो डिस्कशन होते हैं उनमें हम ऐसी अपॉइंटमेंट्स को कवर करते हैं। अगला सवाल है भाई, किस मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद के अंतर्गत आता है जब किसी निजी पार्टी में वक्ता की मेज को भारतीय झंडे से ढका जाता है? सवाल आप पूछ रहे हैं विच आर्टिकल इन द फंडामेंटल ड्यूटी इज इन्वोक्ड when you see in a private party that the Indian flag has been used as a covering for the speaker's desk। जैसे मान लो कि कोई स्पीकर वगैरह होता है, उसकी डेस्क पर मान लो उसने क्या रख दिया, एक इंडियन फ्लैग रख दिया। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन से आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी को इन्वोक आप होता हुआ देखते हैं। तो आपने फंडामेंटल ड्यूटीज में जो कि 51A के अंदर है, इसमें पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि भाई हर जो सिटीजन है उसको अपने नेशनल सिंबल्स जैसे कि उसका नेशनल फ्लैग उनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसको इन्वोक कब करा जा रहा है, ये आपको कब नहीं करना चाहिए? अगर किसी आदमी ने बताओ हमारे जो ध्वज है उसको अपनी मेज पर ही बिछा रखा हो, तो गलत है ना। तो ये इन्वोक होता है आपका आर्टिकल 51A का ए वाला जो क्लॉज इन्होंने दिया है डी विकल्प में। समझ रहे? तो सवाल को पढ़ना है। इन्होंने कहा है कि मौलिक कर्तव्य में कौन सा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आपका 51A। सारे मौलिक कर्तव्य रटे हुए होने चाहिए, जिसके बारे में कई बार हमने चर्चा करी है। मौलिक कर्तव्यों को लेकर बात हो रही है। आपको पता है कि हमारे संविधान के भाग नंबर 4 के ए पार्ट के अंदर आता है आपका आर्टिकल, अभी बता दिया 51A के अंतर्गत आता है। इनको ऐड कब करा गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976 को इसको आपका ऐड किया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड करा गया था। पहले ये 10 थी, फिर 11वीं ऐड कर दी गई थी। 11वीं कब ऐड हुई थी? 2002 में हुई थी। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के जरिए? 86 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। तो ये जो नागरिक है उनको दी जाती है कि भैया आप थोड़ा सा जो है कर्तव्य भी अपने निभा लिया करो। काटी बिहू असम में निम्नलिखित में से किस माह में मनाया जाता है? भाई देखो, मैंने आप लोगों को कई प्रकार के फेस्टिवल्स के डिस्कशन करे हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि जब बिहू फेस्टिवल होते हैं तो उसके 3 बिहू फेस्टिवल्स आपको मैंने बताए थे। इन 3 बिहू फेस्टिवल्स में से एक है ये आपका काटे बिहू। आपका कौन सा राज्य के अंदर मनाए जाते हैं? ये मैंने आप लोगों को बताया कि असम राज्य से ये आपका संबंधित है।
काटी बहू के बिहू के अलावा बाकी दो मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? एक बताया था रोंगाली, रोंगाली बिहू, और तीसरा वाला कौन था? भोगाली बिहू। ये बिहू फेस्टिवल्स के तीन रूप हैं, काटी, रोंगाली और भोगाली। तो ये जो काटी बिहू है ना, इसको भाई अक्टूबर महीने के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इन आर कंट्री का स्टैटिक जीके का टॉपिक इस यूट्यूब पर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। उन सभी जो टॉपिक की वीडियो मैंने आपको दी है उसमें इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन मैंने आपसे कहा है। ठीक है। अच्छा, इस काटी बिहू का एक और नाम होता है, कोई बताएगा? इस काटी बिहू को कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं पर कोंगाली लिखा हुआ आ जाए ना, तो घबरा मत जाना कि ये क्या है। तो ये जो त्योहार होता है ना, इसके अंदर जो भी राइस के वो नहीं लगाते हैं, जो पौधे लगाते हैं, उसको लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो बाकी के मैंने आप लोगों को दिए हैं, जैसे कि बुगाली बीगू का दिया, इसको लेकर पूछे कि इसको कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको जनवरी आप याद रखिएगा। इस समय में ना हार्वेस्टिंग होती है, उस समय पर बॉनफायर वगैरह होते हैं, लोग साथ में बैठकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। एक रह गया आपका रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू को सेलिब्रेट करा जाता है आपका अप्रैल के महीने में। ठीक है। तो जितने भी ये तीन बिहू बिहू मैंने आप लोगों को फेस्टिवल बताया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट में ये आपका रोंगाली बिहू को कंसिडर करा जाता है। यहाँ पर जो नए साल का आसामीज कैलेंडर है ना, उसको ये मार्क करता है। यहाँ पर म्यूजिक, डांस वांस, फुल एंजॉयमेंट चलता है। ठीक है। अगला सवाल है, कोरल कंडक्टर क्यूमी नरीमन वाडिया को भारत सरकार द्वारा 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भाई, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स वाले टॉपिक के करंट अफेयर डिस्कशन को हम करते हैं, तो वहां पर आपको ये सवाल कराए जाते हैं। तो आपके 2023 के पद्मा अवार्ड के अंदर पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित करा गया था कुमानी नरीमन वाडिया को। ठीक है। तो भारत रत्न पहले नंबर पर होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री, जो कि इनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है। ज्यादातर इसको रिपब्लिक डे के दौरान दिया जाता है, बाकी बीच बीच में भी दे देते हैं। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? बचपन में आपने एक रिएक्शन सुनी पड़ी होगी, ZnH2SO4। कौन सी गैस निकाल रहे हैं यहां से? यहां से आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई नजर आएगी, और दूसरी तरफ आपका ZnSO4 बनेगा। ठीक है, बहुत ही कॉमन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलनी होती है, इसमें बहुत ही कॉमन सेंस आपको यूज करना था, बाकी कुछ था नहीं इसमें। अगला सवाल है, उस पेंशन योजना का नाम बताएं जो असंगठित कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आप लोगों को अलग अलग प्रकार की जो स्कीम्स होती हैं उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में कोई भी स्कीम अगर आपकी चर्चा में आती है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो भारतीय सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था एक पेंशन स्कीम्स को, कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें उनकी जो ओल्ड एज है उसको इंश्योर करा जाएगा। नाम था इसका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब आप लोगों से इसको लेकर कल को इन्होंने मान लो कि एक और सवाल पूछ लिया कि बताओ कि इसको इन्होंने कब लॉन्च करा था, कहां पर लॉन्च करा था, तो इसमें आप 5 मार्च 2019 याद रखिएगा, ये गुजरात में लॉन्च करी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है। फिर इसमें धीरे धीरे करके कुछ कुछ और भी चीजें आपकी ऐड होती चली जाती हैं। अगला सवाल है भाई, 1735 में सिस्टम नेचुरे किसने प्रकाशित की थी, जिसमें प्रकृति के 3 वर्गों का वर्गीकरण और पौधों के वर्गीकरण के लिए लैंगिक प्रणाली का विवरण था? आप लोगों को अलग अलग नाम पढ़ाए जाते हैं। एक नाम आपने पढ़ाया जाता है बायोलॉजी के अंदर, कार्लोस लिनियस का, एक स्वीडिश बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट और फिजिशियन के रूप में इस आदमी को जाना जाता है, और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे, 1735 के अंदर। बायोलॉजी के अंदर जब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो पहला सवाल इसी को हम डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने नेचर को 3 किंगडम के अंदर डिवाइड किया था। वो कौन कौन सी किंगडम थी? इसने पहली एनिमल किंगडम को डिवाइड किया था, फिर वेजिटेबल, और फिर मिनरल। ये 3 किंगडम इनके द्वारा नेचर को लेकर वो करी गई थी, आपकी क्लासिफाई करी गई थी। और प्लांट्स का जो सेक्सुअल सिस्टम होता है उसको भी इंट्रोड्यूस इनके द्वारा करा गया था। तो ये कार्लोस लिनियस का नाम इसमें आप रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे।
2022 में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अटॉर्नी जनरल में देखो ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड सवाल है, यहाँ पर आर वेंकट रमणी को अपॉइंट करा गया था 2022 के अंदर। ठीक है, तो ये करंट अफेयर रिलेटेड है। अभी मैं आपको अभी कौन है ये बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मान लो ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो आपको ये देख लेना है। कभी भी ऐसा डिस्कशन को आप देखा करो तो फटाफट से देख लिया करो कि करंट अटॉर्नी जनरल हमारे देश के अंदर कौन है। इससे पहले कौन थे, किसको सक्सीड किया था इन्होंने? इनसे पहले के वेणुगोपाल थे। ठीक है, चले भाई। वर्ष की सबसे सामान्य माप एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई होती है, जिसे किस में व्यक्त किया जाता है? मोस्ट कॉमन रेनफॉल मेजरमेंट इज द टोटल रेनफॉल डेप्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड के अंदर कितना रेनफॉल इस डेप्थ के अंदर आपका गया है, तो इसको एक्सप्रेस करने की जो यूनिट है वो आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो इसको एमएम में व्यक्त किया जाता है भाई। आपने सुना होगा ना कि इतने एमएम वर्षा हुई है, इतने एमएम वर्षा हुई है, तो एमएम में व्यक्त करता है इसको। एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ रेन एक आपके इक्विपमेंट के अंदर इनका गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? ये फसलों रिलेटेड आप लोगों को मैंने कई सारे डिस्कशन पढ़ाए हैं। अब यहां पर आप लोगों को तीसरा ऑप्शन दिख रहा है गेहूं। गेहूं क्या आपकी खरीफ फसल होती है? खरीफ नहीं, ये राबी फसल होती है। राबी फसल जो बोई जाती हैं उनको जो सोन करा जाता है, स्पेलिंग गलत लिख दी, सोन करा जाता है। राबी फसल्स को कब करा जाता है? सर्दियों में, विंटर्स के अंदर। और फिर जब स्प्रिंग आती है तब इनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो जो गेहूं होता है ना, उसको ठंडे मौसम की जरूरत होती है और मॉडरेट अमाउंट में पानी की जरूरत होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। राबी की कैटेगरी में और बताएगा कोई? और कौन कौन सा इसमें? बारले आता है भाई। एनीथिंग एल्स कोई बताएगा? मटर भी इसी समय में बोया जाता है। और जो सरसों है, जो मस्टर्ड है, वो भी राबी फसल की कैटेगरी के अंदर ही आता है। अब खरीफ फसल के अंदर एक कॉटन, पैडी और सोयाबीन आप लोगों को याद रखना है। तो खरीफ फसल कौन कौन सी होती है भाई, किनको कहा जाता है? इनको मॉनसून सीजन में बोया जाता है, जैसा भी आने वाला है आपका। इसको मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनको जो जुलाई का पहला हफ्ता होता है ना, तब इनको बोया जाता है, जब साउथ वेस्ट मॉनसून भारत के अंदर एंटर कर रहा होता है। इसमें आपका कॉटन, पैडी, सोयाबीन, अमेज, ये आपके इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये याद रखेंगे भाई, इनको लेकर कोई डिस्कशन में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट आपको बताना है सेकंड 5 ईयर प्लान को लेकर इन चारों स्टेटमेंट्स में। पहला है कि योजना की आधारशिला किन्सेन मॉडल पर रखी गई थी। क्या किन्सेन मॉडल पर आपका सेकंड 5 ईयर प्लान आधारित था? बताओ भाई, क्या ये आपका किन्सेन मॉडल पर आधारित था या फिर महालनोबिस मॉडल पर? तो ये पहला वाला इन्होंने गलत दिया था भाई। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ना कि किन्सियन मॉडल पर। इसका उद्देश्य क्या था कि भाई सोसाइटी के अंदर एक सोशलिस्ट पैटर्न को स्थापित किया जाए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करा जाए, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी बेसिक इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया जाए। ये तीनों स्टेटमेंट नीचे के करेक्ट थे, ये वाला गलत था। ओके, आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी थी? बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉल्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1929? आप लोगों को इसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखना है भाई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर के रूप में, की फिगर के रूप में हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर इनका योगदान बताया जाता है। और ब्रिटिश के रूल से जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो एक सेशन हुआ था 1929 के अंदर। कहां पर हुआ था? लाहौर में। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो यहां पर इन्होंने इस पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है उसको सामने रखा था। और ये डिस्कशन आप लोगों से पूछा जाता रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? भाई गंगा की सहायक नदियों के बारे में आप लोगों को डिस्कशन कराया जाता है। आप लोगों को यहाँ पर एक नदी देखने के लिए मिल रही है, लोहित नदी। ये गंगा की ट्राइब्यूटरी कब से हो गई भाई?
ये तिब्बत के पूर्वी वाले भाग से आपकी निकलती है, आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर आपकी इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। तो ये गंगा की नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बाकी यमुना, कोसी, गंडक, ये क्या है, ये हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पीएम दक्ष योजना को शुरू किया? पीएम दक्ष स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करा गया? करंट अफेयर रिलेटेड आपको सवाल मैं कराता हूं। तो ये जो पीएम दक्ष है, पीएम दक्ष मतलब क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता करके एक नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो इसमें इसको इसको उन्होंने लॉन्च करा था 2021 के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है भैया, आपका पीएम दक्ष स्कीम। उद्देश्य क्या है कि भाई जो शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास या फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के टारगेटेड ग्रुप्स होते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट को एनहेंस करना। तो ये आपको याद रखना है इसमें। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? When a person is not paying anything for public goods, it is known as what? इसको मजे लेने वाला कहा जाता है ना, इसको एक फ्री राइडर कहा जाता है। कौन कौन होते हैं फ्री राइडर? ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि रिसोर्सेज का फायदा लगा रहे होते हैं, जो सर्विसेज इनको मिल रही होती हैं उनका बिना पैसे दिए मजे ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये फ्री राइडर कहलाता है, याद रखेंगे इनको। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी टीम खेल घटना टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? कौन सी टीम इवेंट इज इंक्लूडेड इन टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम? देखो अलग अलग स्कीम्स, जैसे कि ये स्कीम है, इसको कहा जाता है टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो है हमारा, उनका ये एक इनिशिएटिव था। इसका उद्देश्य यही था कि भाई जो इंडियन एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, सो दैट कि ये ओलंपिक में जाकर मेडल जीत सके। ठीक है, और इसमें हॉकी एक उन सभी टीमों में से एक है जो कि इस टॉप्स स्कीम के अंदर इन्होंने इंक्लूड करी है। ट्रेन करना, उनको हेल्प करना, ये सारी की सारी चीजें आपकी इसके अंदर यूज होती हैं, उनको न्यूट्रिशन वगैरह देना, वो सब। अगला सवाल है, किसको अक्सर 20वीं शताब्दी का तानसेन कहा जाता है? इस संगीत प्रतिभा ने शास्त्रीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ समाहित कर अपनी अनोखी शैली बनाई। शायद आप लोगों को ना पता हो, ये एक बहुत ही आइकनिक क्लासिकल वोकलिस्ट है। और इनको लेकर कल को हो सकता है आप लोगों के सवाल पूछ ले जाए कि कौन से घराना से आते हैं। तो इनको पटियाला घराना से संबंधित आप लोगों को याद रखना है। और इनको 20वीं शताब्दी का ग्रेटेस्ट क्लासिकल सिंगर में कंसिडर करा जाता है। इनका नाम है बड़े गुलाम अली खान। इन्हें याद रखेंगे, काफी यूनिक इनकी स्टाइल रही है, बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्ति है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 के अंदर। सभी लोग एक स्वर में कहेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनटचेबल्स यानी कि दलित और उनके खिलाफ होने वाले सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन चलाया था। एक बड़े सोशल रिफॉर्मर को लेकर इनको जाना जाता है। इनको फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो इनके द्वारा ये एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की फाउंडेशन रखी गई थी कि किसी भी प्रकार की सोशल इनइक्वालिटी को इरेडिकेट करने के लिए, सोशल जस्टिस को सिक्योर करने के लिए इस पार्टी की इन्होंने स्थापना करी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का दूसरा नाम है? यार ये विटामिन सी और बाकी के विटामिन के जो दूसरे नाम होते हैं या फिर जो केमिकल नाम होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है भाई। किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो, बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करना हो, उसमें ये विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट होता है, याद रखेंगे इसको। अब यहाँ पर देखो और भी कई सारे नाम दिए हैं, जैसे कि एक नाम दिया है आपका पायरिडॉक्सल। पायरिडॉक्सल क्या है? एक विटामिन B6 के ना 3 नेचुरल फॉर्म्स होते हैं, उनमें से ये एक है। ठीक है, तो ये B6 की एक नेचुरल फॉर्म है आपकी पैराडॉक्सल, और दूसरी आपको नजर आएगी पैराडॉक्साइन, और तीसरी आपको नजर आएगी पैरिडॉक्स अमाइन। ये तीनों की तीनों B6 की 3 नेचुरल फॉर्म्स हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद
114 से 231 इससे संबंधित है। सभी लोग एक ही स्वर में आवाज लगाएंगे, उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट्स के स्थापन को लेकर ये आपके आर्टिकल डील करते हैं। कोई भी जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है वो आपका किसी भी राज्य के अंदर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, और हर स्टेट इंडिया के अंदर उनको एक हाई कोर्ट प्रोवाइड कराया गया है जिसके अंदर वो अपना खुद का जुरिस्डिक्शन संविधान के द्वारा दी गई पावर्स के जरिए यूज करता है। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 में आते हैं जी, 214 से लेकर 31 तक। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने मुख्यतः विस्तार के बजाय एकीकरण की नीति को अपनाया था, यानी कि इसने एक्सपेंशन के बजाय कंसोलिडेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था? सुल्तान का नाम बताना है। एक नाम यहां पर दिया गया भाई आपको बलबन का, और काफी प्रोमिनेंट लीडर इसको बुलाया जाता है, घियासुद्दीन बलबन के नाम से इनको जाना जाता है। और 1266 से लेकर ये लगभग 1287 तक ये आदमी रूल करता है। तो एक्सपेंशन वगैरह को इसने कहा कि भाई इसको रहने देते हैं, सबको एक साथ लेकर आते हैं, एक्सपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये था भाई हमारे इस शिफ्ट के पूछे गए 25 सवालों का डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक आपको करना है। बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है रॉबिन SIRG। इस इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप लोग मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों के मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें इतने रखते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।